लेकिन न सिर्फ पूरा भारत बल्कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त टकटकी लगाकर देख रहा है कि बॉस मोदी कब क्या कर रहे हैं। भारत की सांसें थमी पड़ी हैं, पाकिस्तान की लगी पड़ी। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी जो कर रहे हैं उससे तो लग रहा है कि पाकिस्तान पर एक्शन का टाइम अब बहुत दूर नहीं है। पीएम मोदी अब यह तय करने में जुट गए हैं कि पाकिस्तान को कब कैसे सबक सिखाना है, उसकी फाइनल चीजें हो रही हैं और उसके लिए सही जगह, वक्त और मौका तय किया जा रहा है। एक के बाद एक बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं। पीएम मोदी के इस निर्णायक एक्शन से पहले पीएम मोदी ने पाकिस्तान को बिजी रखा हुआ है। हर दिन भारत पाकिस्तान को नए नए झटकों की डोजेस दे रहा है। आज उन झटकों के बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले बात उस मीटिंग की जिसके लिए कहा जा रहा है कि क्या पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर फाइनल प्रहार की तारीख यानी डेट तय कर दी है। क्योंकि अगर आप देखिए, आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्मी चीफ से पहले मुलाकात की। आर्मी चीफ कुछ दिन पहले ही कश्मीर में जाकर हालात का जायजा लेकर वापस आए थे। इस मीटिंग को खत्म करने के बाद, वहां पर आर्मी चीफ से मिलने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पीएम मोदी से मिलने जाते हैं। 40 मिनट्स उन दोनों की बातचीत होती है। और आपको यह भी याद दिला दूं कि इससे पहले कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस से मिले थे। यानी सारी जो मीटिंग्स हो रही हैं वो इशारा कर रही है कि लगातार पीएम को ब्रीफ किया जा रहा है कि क्या हो रहा है, क्या स्थिति है, आर्मी की तैयारी क्या है। अजीत डोभाल वो कई बार कहा जा रहा है कि इन मीटिंग्स में शामिल हो रहे हैं, अलग अलग जगहों पे जो तैयारी है उस पर नजर रख रहे हैं। यानी पूरी तरह से ये जो मीटिंग्स हैं वो बता रही हैं कि अब चीजें जो हैं वो फाइनल स्टेज में पहुंच रही हैं। कई ऐसी अपुष्ट खबरें हमारे पास हैं जो हम आपको नहीं बताएंगे देश हित में, क्योंकि इस वक्त एक एक न्यूज जो हम आपको बताते हैं वो बहुत सेंसिटिव है। और जहां देश की सुरक्षा का मसला है, देश हित का मसला है, नवभारत टीआरपी के बारे में नहीं सोचता। खबर होगी भी और देश के लिए इंपॉर्टेंट होगी और ऐसी होगी जिससे देश बताने से देश का नुकसान होगा, तो हम कभी वो खबर नहीं बताएंगे। इसलिए बहुत सोच समझकर हर चीज आपके पास ला रहे हैं। इस सब मीटिंग का मैसेज क्या है? यही कि पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य तैयारी तेजी से आगे बढ़ रही है और इसका जायजा लिया जा रहा है। इधर दिल्ली में मीटिंग पर मीटिंग्स चल रही हैं, उधर ग्राउंड पर सेना ने अपनी तैयारी पुख्ता कर ली। आसमान में रफेल और सुखोई उड़ने लगे हैं। भारत ने आज ही रफेल को लेकर नई डील की है, जिसके बारे में आगे आपको बताऊंगा। 4 दिन से एलओसी पर पाकिस्तान धुआं हो रखा है। समंदर में नेवी अपनी ताकत दिखा रही है। एंटी शिप मिसाइल की फायरिंग से पाकिस्तान वहां अलग घबराया हुआ है। यानी जमीन से लेकर, आसमान से लेकर समुंदर तक भारत अपनी ताकत दिखा रहा है। इतना ही नहीं, आज की हाईटेक दुनिया में एक युद्ध आपको सोशल मीडिया पर लड़ना पड़ता है। अब एक मोर्चा खुला हुआ है नैरेटिव का, क्योंकि हमारे यहां कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बातों का इस्तेमाल पाकिस्तान हमारे खिलाफ कर रहा है। ये कौन लोग हैं जो दुश्मन का नैरेटिव बना रहे हैं, जिनसे मोदी को निपटना पड़ेगा, उसके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए कि भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वाले पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स की दुकान बंद कर दी गई है। मोदी सरकार ने आज बीबीसी इंडिया को भी टाइट किया है, जिसे आतंकियों को आतंकी बोलने तक में दिक्कत हो रही थी। और बीबीसी कैसी कवरेज करता है आपको पता ही है। लेकिन नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार इस वक्त ऑपरेशन क्लीन में लगे हैं। ना आतंकियों को छोड़ेंगे, ना आतंकियों के समर्थकों को छोड़ेंगे, ना किसी भी तरीके से जो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहा है उसको छोड़ेंगे। तो पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स बंद कर दिए गए हैं। तुम्हें जो ज्ञान देना है अपने यहां दो, हमारे यहां प्रोपेगेंडा ना फैलाओ। और बीबीसी को भी कहा है कि थोड़ा हिसाब से चलो, यहां रह रहे हो, रिपोर्टिंग कर रहे हो, लेकिन एजेंडा मत चलाओ, रिपोर्ट चलाओ। यानी पीएम मोदी ने एक साथ कई मोर्चे खोले हुए हैं। पीएम मोदी के बैक टू बैक एक्शन से पाकिस्तान कैसे घबराया, भारत में पाकिस्तान की भाषा बोलने वालों को क्या नई चेतावनी दी गई है, ओवैसी और उमर अब्दुल्ला जैसे नेता वायरल क्यों हो रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ तैयारी का फाइनल काउंटडाउन किस तरफ जा रहा है, यह सब आज आपको दिखाऊंगा। लेकिन जो पहले दिन भर हुआ उसकी एक झलक देखिए। कोई टेररिस्ट को पूछने तक समय होता है क्या? उनके कान में जाके नजदीक जाके पूछेगा? कहाँ ढूंढते फिरोगे भाई? चोर तो आपके बीच में है, यही घूम रहा हो। खुद ही लोगों को मरवा देते हैं। छोड़ो ना, तुम क्या जोकरों का नाम ले रहे हैं मेरे सामने? तो हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। आप पाकिस्तान और आतंकियों के समर्थक क्यों बने हुए हैं?
बाहर के दुश्मनों से तो नरेंद्र मोदी लड़ लेंगे, उसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। लेकिन घर के अंदर कुछ लोग जो ऐसी भाषा बोल रहे हैं जो दुश्मन बोलता है, दुश्मन को पसंद आती है, उनसे भी निपटना जरूरी है। ये वो लोग हैं जो सवाल करने की आड़ में पाकिस्तान और आतंकवादियों का नैरेटिव चला दे रहे हैं। सरकार से सवाल जरूर करने चाहिए, लेकिन जब हालात ऐसे हों कि देश अपने दुश्मन का जवाब देने जा रहा है, दुनिया को सबूत देकर बता रहा है कि देखो इसको ठोकना जरूरी है, तो कम से कम उस वक्त में वही बात करनी चाहिए जो देश हित में, न कि पाकिस्तान के हित में या आतंकवादियों के हित में। बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए। लेकिन यहां भारत में कुछ लोगों ने जैसे ठान रखी है कि पाकिस्तान और आतंकियों को ही फायदा पहुंचे तो पहुंचे, लेकिन हम तो मोदी विरोध में बोलेंगे। कांग्रेस के एक नेताजी हैं, उनको सुनिए। पीड़ितों के आंख के सामने उनके अपनों को आतंकियों ने मार दिया धर्म पूछकर, और महाराष्ट्र कांग्रेस के विधायक है विजय वेट्टीवार, वो मानने को तैयार नहीं, कह रहे हैं कि आतंकी के पास इतना टाइम है कि धर्म पूछ के मारेगा। सुनिए जरा भाई साहब। तो उन्होंने हिंदू का पूछ कर मारा। अरे कोई टेररिस्ट को पूछने तक समय होता है क्या? उनके कान में जाके नजदीक जाके पूछेगा? ये सब जो बातें हैं बहुत सारे इसमें कंट्रोवर्शियल, कोई बोलता है ऐसा हुआ ही नहीं, कोई बोलते हैं ऐसा हुआ है। ये प्लान करके मत करो। टेररिस्ट है, उसको कोई जात धर्म नहीं होता है। महिलाएं रो रो कर बता रही है कि मेरे पति को धर्म पूछ के मार दिया। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि आतंकी के पास इतना टाइम नहीं है कि धर्म पूछेगा। बच्चा बता रहा है कि मेरे बाप को मार दिया धर्म पूछकर। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि अरे आतंकी धर्म जात नहीं करता भाई। इतना कॉन्फिडेंस है इन लोगों को आतंकियों पर। कांग्रेस में कोई एक व्यक्ति ऐसा हो तो समझ भी आए। यहां तो पूरी लंबी लिस्ट है भाई। कर्नाटक के एक मंत्री आरबी तिम्मापुर, उनका कहना है कि जो आतंकी गोली मार रहे हैं, क्या वो जात और धर्म पूछेंगे? वो तो सिर्फ गोली मारेगा और भाग जाएगा। थोड़ा व्यवहारिक होकर सोचिए, आतंकी वहां खड़ा होकर ये सब नहीं पूछेगा। अभी सोचिए, पाकिस्तान पर एक्शन भी नहीं हुआ, देश के अंदर आतंकियों के हमले में भी इनको तमाम सबूत होने के बाद सबूत चाहिए कि आतंकी ऐसा कर सकता है कि नहीं। क्या वो महिला जिसने पति को खो दिया, क्या वो नरेंद्र मोदी के लिए ऐसा झूठ बोल रही है? क्या वो जो बच्चा जिसका बाप मर गया, वो क्या नरेंद्र मोदी के लिए झूठ बोल रहा है कि बाप का धर्म पूछा गया था? वहां जो लाशें पड़ी हैं, जिनका सिर फटा पड़ा है, खुला पड़ा है, वो लोग झूठ बोल रहे हैं उनके रिश्तेदार कि धर्म पूछ पूछ के मार दिया गया। इनका तनाव यह है कि कहीं मोदी को माइलेज ना मिल जाए। अरे ये माइलेज मोदी के वक्त, मोदी को माइलेज देने का वक्त है क्या? कभी तो देश के लाइन में खड़े हो जाइए सीधे सीधे, सब जहां खड़े हैं। कुछ लोग आतंकियों को क्लीन चिट दे रहे हैं, कुछ लोग तो पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं। ये राकेश टिकैत को सुनिए जरा, कैसी बातें कर रहे हैं। तो देश को यह बात समझ में नहीं आई अभी कि जो एक घटना घटी है, इससे लाभ किसको हो रहा है? कहां ढूंढते फिरोगे भाई? चोर तो आपके बीच में यही घूम रहा है। वो बॉर्डर पार पाकिस्तान में थोड़ा है कि जो भी ठाव पूरे देश की वो चले जाओ पाकिस्तान में। चोर तो आपके बीच में है। इस घटना से किसको लाभ हुआ है और किसको नुकसान हुआ है? क्या कोई कश्मीर के लोग अपने यहां पे घटना करके आबाद होंगे? यानी इनके हिसाब से जो घटना हुई है वो यहीं घर के लोगों ने की है, पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। ये है राकेश टिकैत। बक्कल उतार देने की बातें करने से लेकर अब देश के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। इस तरह की बयानबाजी से देश को नुकसान होगा। पाकिस्तान ऐसे ऐसे बयान उठाकर दुनिया को दिखाएगा कि देखिए वहां के लोग ही कह रहे हैं कि ये तो भारत के लोगों ने किया है। पाकिस्तान को फायदा आसानी क्या होगा, यह आसानी से समझा जा सकता है, लेकिन शायद इस इकोसिस्टम को मोदी विरोध के आगे कुछ दिखना बंद है। जैसे एक सिंगर है नेहा राठौर, उसने ऐसा बयान दिया है जिससे वो पाकिस्तान में रातों रात स्टार बन गई। नेहा सिंह राठौर ने आरोप लगा दिया कि मोदी सरकार ने बिहार चुनाव में फायदे के लिए हमला करवाया होगा, लेकिन यह बड़बोलापन भारी पड़ गया उसको। नेहा सिंह राठौर के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज हो गया। और ये लोग बोलते वक्त भी नहीं सोचते हैं। बिहार में नवंबर में चुनाव है। नरेंद्र मोदी ने क्या किया कि अपने लोगों को मरवा दिया होगा इनके हिसाब से, और पाकिस्तान को पे जाके एक्शन कर देंगे और बिहार चुनाव जीतने के लिए सब हो जाएगा इनके हिसाब से। अभी कुछ दिन पहले तो कह रहे थे कि वक्फ कानून लाए हैं बिहार चुनाव जीतने के लिए। एक बार मन बना लो, क्या लाए हैं बिहार चुनाव जीतने के लिए, वो भी जब नवंबर में। अभी यहां अप्रैल में बैठ के बिहार चुनाव के लिए पाकिस्तान से भिड़ जा रहे हैं। क्या लोग हैं यार ये लोग। और नेहा सिंह के इस बयान को पाकिस्तान ने लपक लिया, जैसे नेहा सिंह भारत की सिंगर नहीं, कोई इंटेलिजेंस एजेंसी की प्रमुख हो। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर नेहा सिंह राठौर के बयान को हाईलाइट करके लिखा जा रहा है कि भारतीय लड़की ने पहलगाम हमले का सच बता दिया।
आप सुनिए कैसे नेहा सिंह राठौर के बयान को पाकिस्तानी अपनी ढाल बना रहे हैं। तमाम दहशतगर्द हमले बीजेपी के दौर इक़्तिदार में ही क्यों होते हैं? भारतीय अवाम ने सवाल उठा दिया। मोदी हुकूमत की पॉलिसियां अवाम में बेचैनी और गुस्से का सबब बनने लगी हैं। भारतीय खातून ने बीजेपी हुकूमत के तमाम अदवार पर सवालात उठाकर तमाम हमलों की तफसील गवा दी। जो लोग मोदी विरोध में पाकिस्तान का नैरेटिव चला रहे हैं, उन्हें पहलगाम हमले के वीडियो देखकर भी एहसास नहीं हुआ कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको पहलगाम आतंकी हमले का नया वीडियो दिखाता हूं। वीडियो में अहमदाबाद के एक टूरिस्ट ऋषि भट्ट जिपलाइन करते हुए दिख रहे हैं। जब वो जिपलाइन कर रहे थे तभी उन्होंने ये वीडियो बनाया। इसमें दिख रहा है कि ऋषि भट्ट ने जब जिपलाइन करने के लिए वो आगे बढ़े तो नीचे लोग जान बचाकर भाग रहे, गोलियां चलने की आवाज आ रही। एक बार ये वीडियो देखिए कि उस वक्त क्या माहौल था। फिर आपको एक बड़ी जबरदस्त चीज इसमें नोट करनी चाहिए, वो दिखाऊंगा। अब आप इस वीडियो को गौर से देखिए। जब वीडियो शुरू हो रहा है, वो जिपलाइन पे जाने वाला है, एक गोली की आवाज आती है और वो आदमी बगल में खड़ा होकर अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर बोल रहा है। लोग कह रहे हैं इसका मतलब उसको समझ में आ गया था कि वहां गोलीबारी चल रही है, वरना जिपलाइन पर किसी को भेजने के पहले कोई अल्लाहू अकबर बोल के क्यों भेजेगा? और इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या उसको पता था कि आतंकी हमला शुरू हो गया है? और अगर शुरू हो गया है तो उसने फिर इसको मौत के मुंह में क्यों भेजा? भाई इसको तो रोक लेते। पहलगाम हमले के नए वीडियो पर इस वक्त एक बड़ी खबर भी आ गई है। जिपलाइन वाले से एनआईए ने पूछताछ शुरू कर दी है। वीडियो में अल्लाहू अकबर बोलते हुए दिख रहा था जिपलाइन वाला, और पहलगाम में जब हमला हुआ उसी वक्त का यह वीडियो है। जिपलाइन में अहमदाबाद के ऋषि भट्ट का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो से जिपलाइन वाले की भूमिका संदिग्ध दिख रही है। लोग सवाल पूछ रहे थे कि भाई जब गोली की आवाज सुनाई दी उसी के बाद अल्लाहू अकबर बोलना क्या इत्तेफाक है? और अब बड़ी खबर, जो एनआईए की टीम वहां गई हुई है उसने जिपलाइन वाले को पकड़ा है और उससे पूछताछ कर रही है कि क्या उसको पता था कि ऐसा हमला होने वाला है। लेकिन ऐसे भयानक हमले के बाद भी हमारे यहां कुछ लोग अपने ही देश पर सवाल उठा रहे हैं। आप सोचिए, भारत के एक सिंगर के बयान को पाकिस्तान हथियार बना रहा है। यही होता है नैरेटिव वॉर। नए जमाने में युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि नैरेटिव से लड़े जाते हैं। इस नैरेटिव वॉर को जीतने के लिए पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक की है। भारत विरोधी कंटेंट दिखाने वाले पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल को सरकार ने बैन किया। इसमें पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर का यूट्यूब चैनल भी शामिल है। इस प्रोपेगेंडा वॉर में मोदी सरकार ने आज बीबीसी की भी खबर ली। मोदी सरकार ने आज बीबीसी इंडिया को लेटर लिखा है। पहलगाम हमले पर बीबीसी की रिपोर्टिंग पर आपत्ति जताई है। आतंकियों को मिलिटेंट्स कहने पर भी नाराजगी जताई है। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय बीबीसी की रिपोर्टिंग पर नजर बनाए हुए है कि भाई आतंकी बोलो, टेररिस्ट बोलो, मिलिटेंट क्या बोलते हो? चाहे कांग्रेस के नेता हो या कर्नाटक के मंत्री हो, चाहे राकेश टिकैत हो या कोई नेहा सिंह राठौर, यह वही नैरेटिव है जो पाकिस्तान चला रहा है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर, एक बार शाहिद अफरीदी को भी सुनिए। मेरे ख्याल में हर चीज आप एक घंटे तक दहशतगर्द वहां दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है। वहां तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया, और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया। तो आई मीन कि खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। भाई शाहिद अफरीदी तो यही बोलेगा क्योंकि ये तो आईएसआई और पाकिस्तानी सेना का चमचा है। शाहिद अफरीदी का चचेरा भाई खुद आतंकवादी रहा है। अफरीदी का चचेरा भाई साकिब एनकाउंटर में मारा गया था। साकिब हरकत उल अंसार नाम के आतंकी संगठन का कमांडर था। साकिब अफरीदी को बीएसएफ में 2003 में अनंतनाग में मार गिराया था। शाहिद अफरीदी खुद कई बार कश्मीर को लेकर जहरीले बयान दे चुका है। 2016 में T20 वर्ल्ड कप में अफरीदी ने कश्मीर का नाम लिया था। 2018 में अफरीदी ने दुष्प्रचार किया था कि कश्मीर में बेगुनाह मारे जा रहे हैं। तो ऐसे आदमी जिसका परिवार में लोग आतंकी हों, उससे आप क्या उम्मीद करते हैं? अफरीदी के बाप दादा उस कबीले से हैं जो पाकिस्तानी सेना के कहने पर बंटवारे के बाद कश्मीर पर हमला करने आए थे। 1948 में पाकिस्तान ने जो कबायली हमला किया था उसमें अफरीदी के कबायली पूर्वज शामिल हुए थे, जिनका ऐसा इतिहास है कि वो हमेशा भारत के दुश्मन रहेंगे और आतंकियों की ही भाषा बोलेंगे। पाकिस्तान में कोई कितना बड़ा सेलिब्रिटी हो जाए, कितना पढ़ लिख जाए, सब रहते जाहिल और कट्टर ही हैं। आतंकियों को लेकर इनकी हमदर्दी कभी नहीं जाती। शाहिद अफरीदी को अच्छा जवाब दिया ओवैसी ने। एक बार सुनिए असदुद्दीन ओवैसी ने अफरीदी को क्या जवाब दिया है। कौन है जी ने? शहीद अफरीदी कौन है इन्हें? नाटक है क्या ये? छोड़ो ना, तुम क्या जोकरों का नाम ले रहे मेरे सामने, छोड़ो ना इन लोगों को। असदुद्दीन ओवैसी ने अफरीदी की औकात दिखा दी। उन्होंने कहा जोकर का नाम मेरे सामने क्यों ले रहे हो यार, इसके बारे में बोलना भी जरूरी नहीं। पाकिस्तान में जोकरों की कमी नहीं। एक जोकर बिलावल भुट्टो भी है जो नरेंद्र मोदी को धमकी दे रहा है कि पानी रोकोगे तो खून बहेगा।
जरा इसका ये बयान सुनिए, फिर पानी वाली बात भी बताता हूं। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते, और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा, ऐसे नहीं हो सकता। बिलावल भुट्टो ऐसे बयान देकर पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई को खुश कर रहा है। ये क्या खून बहाएगा? इनके तो पूरे खानदान का इतिहास रहा है कि चापलूसी और चमचागिरी करने का। बिलावल भुट्टो की मां बेनजीर भुट्टो को आतंकियों ने 2007 में मार दिया था। यह अपनी मां को आज तक इंसाफ नहीं दिला पाया है। माना जाता है कि बिलावल भुट्टो की मां बेनजीर भुट्टो को तब के पाकिस्तानी राष्ट्रपति और आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ ने मरवाया था। बिलावल भुट्टो के नाना जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तानी सेना के जनरलों की चापलूसी करके सत्ता तक पहुंचे थे और भारत के साथ पाकिस्तान की जंग दो बार करवाई थी। बिलावल के नाना जुल्फिकार अली भुट्टो को पाकिस्तान के टुकड़े होने के बाद पाकिस्तान की आर्मी ने ही निपटा दिया था और 1979 में फांसी पर चढ़ा दिया था। तो ये भाई साहब अपने परिवार को तो न्याय दिला नहीं पा रहे। खून बहाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अरे भाई जाओ, सिंधु का पानी रोकने की बात से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, यानी पीएम मोदी का तीर निशाने पे तो लगा है। लेकिन यहां भारत में पाकिस्तान चिल्ला रहा है, ऐसे कैसे रोक दोगे पानी, ऐसे कैसे रोक दोगे पानी, हमारे लोग बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन यहां भारत में कुछ लोग पाकिस्तान के हिमायती बने हुए। राकेश टिकैत पाकिस्तान का पानी रोकने को गलत बता रहा है, सुनिए जरा। नरेश, हम उसके पक्ष में नहीं, पानी हम किसान हैं। अगर वहाँ का किसान तो कहीं का भी हो, पूरे भारत का किसान हो, पर प्रभावित हो उस पर ये नहीं, जो पानी का तो वो नहीं, उसका नहीं हमने सही मानते। पानी तो चलता रहना चाहिए। माफ कीजिएगा, ये राकेश टिकैत नहीं, नरेश टिकैत हैं, जो कह रहे हैं कि भाई वहां पानी नहीं रुकना चाहिए पाकिस्तान। सिंधु जल समझौते को लेकर मोदी विरोधी इकोसिस्टम ये नैरेटिव भी फैला रहा है कि सिंधु समझौता रोकने से क्या हो जाएगा, भारत इतना पानी कहां स्टोर करेगा। लेकिन अगर ऐसा ही होता तो पाकिस्तान इसे एक्ट ऑफ वॉर नहीं बता रहा होता, इस पर इतना बौखला नहीं रहा होता। लेकिन हमारे यहां लोगों को दिक्कत क्या है ना, इनको कोई भी एक्शन हो, इनको दिखने लगता है अरे यार ये तो मोदी माइलेज ले जाएगा, अरे बाप रे, लोग कहेंगे कि मोदी ने कड़ा एक्शन ले लिया, बड़ा एक्शन ले लिया, बाप रे बाप, मोदी हो जाएगा। एक काम करो, बोलो कि नहीं कुछ किया ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। पीएम मोदी ने सिंधु समझौता रोककर पाकिस्तान की गर्दन पर लात रख दी और जब चाहे भारत पाकिस्तान को कुचल सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को पता नहीं चल पाएगा कि भारत कब और कितना पानी छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा। अगर पाकिस्तान में फसल खड़ी है और पानी छोड़ दिया तो बाढ़ आ जाएगी, फसल बर्बाद हो जाएगी। अगर पाकिस्तान में बुआई का टाइम है, पानी नहीं छोड़ा तो पाकिस्तान अकाल पड़ झेलेगा, सूखा पड़ जाएगा। और ये तो अभी जो सिस्टम है उसी में कर सकते हैं। और देश जो है वो 2 साल 4 साल 5 साल का सोच के नहीं चलते बॉस। आने वाले सालों में भारत अगर ये काम कर देगा, डैम्स बनाना वगैरह वगैरह, तो पाकिस्तान की हालत क्या होगी आप सोच रहे हैं, और भारत को कितना फायदा होगा वो आप सोच रहे हैं। नहीं अभी तो नहीं रोक पा रहे पूरा पानी, एकदम एक बूंद भी नहीं रोक पा रहे हैं, इतना बूंद नहीं रोक पा रहे हैं, उस पर बहस चल रही। और हमने आपको बताया था कि भाई भारत इधर से पानी छोड़ेगा और जानकारी नहीं देगा कि पानी छोड़ रहे हैं, कितना पानी छोड़ रहे हैं, वहां पाकिस्तान बाप बाप करेगा। अभी के मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर में ये आपको बता रहा हूं। पीएम मोदी तो पाकिस्तान की बर्बादी का प्लान बना रहे हैं, लेकिन भारत में कुछ लोग हैं जिन्हें पाकिस्तान की चिंता ज्यादा है। जैसे आप कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को सुनिए, पाकिस्तान से युद्ध की जरूरत नहीं कह रहे हैं, वो इसके पक्ष में नहीं है। भाई जब हर कोई पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहता है तो कांग्रेस के सीएम कह रहे हैं कि पाकिस्तान के से युद्ध के पक्ष में वो नहीं है। इनके मंत्री आतंकियों को क्लीन चिट दे रहे हैं कि अरे नहीं आतंकी धन पूछ के थोड़ी मारेगा। जब मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बयान पर विवाद हुआ तो सफाई देने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बीजेपी ने उनके बयान पर कांग्रेस को घेर लिया। सुनिए एक बार। वो कहते हैं कि युद्ध की आवश्यकता नहीं है, पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला नहीं होना चाहिए। क्यों? आप पाकिस्तान और आतंकियों के समर्थक क्यों बने हुए हैं? क्यों बने हुए हैं आप आतंकियों के समर्थक? जिन आतंकियों ने हमारे निर्दोष भाई बहनों को मारा, आप उस पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए हैं, उस पाकिस्तान के हमदर्द बन गए हैं, उसके पक्ष में बोल रहे हैं। धिक्कार है ऐसे सिद्धारमैया जी के ऊपर, इस प्रकार के बयान के ऊपर। यह बयान देशद्रोही बयान है।
कांग्रेस नेताओं को कम से कम शशि थरूर से ही सीख लेना चाहिए। ऐसे वक्त में क्या बोलना होता है, क्या लाइन लेनी चाहिए, एक बार जरा शशि थरूर को सुनिए। At any time now or in the future that any country will ever have 100% foolproof intelligence. Sometimes you succeed, sometimes you don't. We'll never know about the various terror attacks that were successfully thwarted. We only know about the ones we failed to thwart. That is normal in any kind of relationship. I do agree that they were failures, but I do not agree right now that that should be the main focus. पहलगाम हमले को लेकर कई लोग पूरे इंटेलिजेंस सिस्टम को फेल बता रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों की सालों की मेहनत को जीरो बताने लग गए, जबकि सच यह है कि मोदी सरकार में इंटेलिजेंस एजेंसियों के टाइट रहते हुए पिछले 11 साल में कश्मीर के बाहर कोई बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ। इंटेलिजेंस फेलियर हो रहा होता तो यह संभव था। कश्मीर के अंदर पत्थरबाजी की घटनाएं बंद हो गई। इंटेलिजेंस फेलियर हो रहा होता तो पत्थरबाजी रुक जाती। आतंकियों के जनाजे पर जुटने वाली भीड़ अब गायब हो गई है। बिना इंटेलिजेंस के ये सब हो रहा है। और बॉस, आप ये ध्यान रखिए कि इंटेलिजेंस सिस्टम पर सवाल उठाना बहुत आसान होता है, इंटेलिजेंस जुटाना बहुत मुश्किल होता है। इंटेलिजेंस एजेंसीज को 100 में से 100 बार कामयाब होना होता है, आतंकी को बस एक बार। और वो दौर था भाई कि आतंकी मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, पता नहीं कहां कहां अटैक करते थे घुस के। आज की डेट में बीते 10 साल में किसी बड़े शहर में कोई बड़ा आतंकी हमला बताइए बिना इंटेलिजेंस सिस्टम के सक्सेसफुल हुए हुए ये संभव है? बिना जो उनका इकोसिस्टम होता है, स्लीपर सेल्स होते हैं, उसको खत्म किए ये संभव है कि आतंकी हमले रुक गए? और इंटेलिजेंस सिस्टम सक्सेसफुल है तभी तो ये आतंकी कश्मीर पार नहीं कर पा रहे। जिस कश्मीर के लिए रोना रोते हैं, कश्मीरियों को अपना बताते हैं ये आतंकी, उस कश्मीर में लोगों को ठोका है, उनको मार दिया, उनका धर्म पूछकर, ये जानते हुए कि वहां टूरिज्म खत्म होगा तो वही कश्मीरी सबसे ज्यादा सहेगा जिनको ये अपना बताते हैं और कहते हैं भारत उन पे अत्याचार कर रहा है। लेकिन जब इनको दिख रहा है कि ऐसा इंटेलिजेंस सिस्टम है कि ये कश्मीर पार नहीं कर सकते, तो इन्होंने वहीं पर आतंकी हमला कर दिया। ठीक है, इंटेलिजेंस सिस्टम फेल था, नहीं था, इस पर सवाल उठाई, लेकिन समय भी तो देख लीजिए। और आप खुद देखिए कि सरकार भी कह रही है कि भाई कुछ तो चूक हुई है तभी तो ये चीजें हुई हैं, लेकिन उसी का माहौल बन रहा है। जो लोग इंटेलिजेंस फेलियर की बात कर रहे हैं और पहलगाम के बहाने आतंक के खिलाफ पूरी लड़ाई पर सवाल उठा रहे हैं, उनको मैं आंकड़ा दिखाता हूं कि कैसे आतंकी घटनाएं कम हुई और क्या ये बिना इंटेलिजेंस एजेंसियों के शानदार काम किए संभव हो सकता है। आप इस वक्त में इंटेलिजेंस एजेंसियों का मनोबल तोड़ना चाहते हैं। जे&के के अंदर अगर आप देखेंगे 2004 से लेकर 2014 तक, और दूसरी तरफ आप देखिए 2014 से लेकर 2024 तक, अगर आप इसको देखेंगे, यानी मोदी सरकार और यूपीए सरकार, नागरिकों की मौत, नागरिक मरे आतंकी हमले में, कितने मरे? 2004 से 14 के बीच में 1398 नागरिकों की जान गई बॉस आतंकी हमले में, और 2014 से 2024 के बीच में 309। क्या यह संभव है कि नागरिकों की मरने की संख्या कम हो गई बिना इंटेलिजेंस एजेंसियों के बेहतर काम किए हुए? जो जवान शहीद हुए वो कितने हुए? यूपीए के समय में जो जवान शहीद हुए उनकी संख्या थी 843। नरेंद्र मोदी के राज में यह घटकर हो गई 553। क्या बिना इंटेलिजेंस एजेंसियों के बेहतर काम किए हुआ ये घट गया ऐसे ही? और जो कांग्रेस इंटेलिजेंस फेलियर के नाम पर पॉलिटिक्स कर रही है, उसका इकोसिस्टम कर रहा है, उसे भी याद दिला दें कि मुंबई हमलों पर तो खुद राहुल गांधी ने कहा था कि हम हर हमला नहीं रोक सकते, कोई भी हर हमला नहीं रोक सकता। सुनिए राहुल गांधी का पुराना बयान। It is very difficult to stop every single terrorist attack. The steps that have been taken by our government over the last couple of years are quite profound steps. But terrorism is something that is impossible to stop all the time. There is an attack on Bombay that has taken place, but you would not have heard of all the attacks that have been stopped. राहुल गांधी यूपीए के जमाने में बता रहे थे कि हर आतंकी हमला नहीं रोका जा सकता, जबकि उस वक्त इंटेलिजेंस फेलियर का सवाल इसलिए उठता था क्योंकि एक के बाद एक घटनाएं हो रही थी। आज की डेट में कश्मीर के बाहर हर जगह लगभग लोग सुरक्षित हैं। कोई वो साउंड नहीं सुनाई देता दिल्ली के बड़े बड़े सरोजनी बाजार और दूसरे इलाकों में कि भाई
जो कोई भी लावारिस सामान मिले तो ध्यान रखिएगा ये बम हो सकता है। ट्रेन के अंदर ऐसे अनाउंसमेंट नहीं होते कि आपकी सीट के नीचे कोई लावारिस सामान हो तो बताइएगा बम हो सकता है। एक जमाना था कि डस्टबिन उल्टा करके रखा जाता था कि कोई बम रख के ना चला जाए। भूल गए वो दौर। और ऐसे में जब पाकिस्तान को जवाब देने का वक्त है तो यहां तमाशा चल रहा है कि पानी नहीं रुका, इंटेलिजेंस फेलियर हो गया। पाकिस्तान से भयंकर तनाव के वक्त में किस तरह की सियासी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, कांग्रेस नेता इसकी ट्यूशन ओवैसी से ले लें भाई, और किसी से नहीं। तो असदुद्दीन ओवैसी पाकिस्तान को भयंकर रगड़े हुए हैं। पाकिस्तान को अगर कोई आईना दिखा रहा है तो कायदे से असदुद्दीन ओवैसी दिखा रहे हैं। सुनिए ओवैसी को एक बार। उनका जो एनुअल बजट है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बजट उससे बढ़ के है, और वो लोग जो है भारत से उनका टाइम आधा घंटा पीछे है। उन्होंने आधा घंटा पीछे नहीं है, उन्होंने 30 साल पीछे है भारत से। ये एलईडी पाकिस्तान की हुकूमत की आईएसआई की एक नाजायज औलाद है। आप सोचिए ओवैसी खड़े होकर कह रहे हैं कि लश्कर तैयबा पाकिस्तान की नाजायज औलाद है। वो कह रहे पाकिस्तान की औकात क्या है, हमसे 30 मिनट पीछे नहीं हो, हमसे 30 साल पीछे हो तू। ये ओवैसी खुल के बोल रहे हैं, लेकिन कई दूसरे नेता नहीं बोल पा रहे। देश की सबसे पुरानी पार्टी को भी अपने नेताओं को सीख देने की जरूरत पड़ रही है। कुछ नहीं तो कांग्रेस के नेता अपने सहयोगी दलों से ही सीख सकते हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनके पिता फारूक अब्दुल्ला को सुनिए एक बार। यहाँ के वजीर आला की हैसियत से, यहाँ की टूरिज्म के मिनिस्टर की हैसियत से मैंने इन लोगों को दावत दी थी यहाँ आने की। मेजबान होते हुए मेरी जिम्मेदारी थी कि सही सलामत मैं इन्हें यहां से वापस भेजूं। नहीं भेज पाया। और माफी मांगने के अल्फाज नहीं थे। क्या कहता हूं उनको, उन छोटे बच्चों को जिन्होंने अपने वालिद को खून में लपेटा हुआ देखा। अगर वो ये समझता है इससे हम लोग पाकिस्तान में चले जाएंगे, उनकी इस गलतफहमी को दूर करना चाहिए। हम जब 47 में उनके साथ नहीं गए, आज क्यों जाएंगे? हमने टू नेशन थ्योरी तब पानी में फेंक दी थी। मैं हर वक्त चाहता था कि बातचीत हो, मगर बताइए उन लाशों के को क्या कहेंगे और उनके घर वालों क्या कहेंगे कि हम बात करेंगे? क्या ये इंसाफ है? आप सोचिए, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, ओवैसी सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ठोको। ऐसी मौत हुई है, आप उन बच्चों और बेवाओं से क्या कहेंगे कि बातचीत होगी पाकिस्तान से? और यहां कांग्रेस का कोई नेता कह रहा है कि अरे नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तान पर अटैक मत कीजिए। कोई राकेश टिकैत कह रहे हैं कि भाई अरे ये तो घर में ही देखो कौन किया है। किसी को इंटेलिजेंस फेलियर दिख रहा है, किसी को पानी कितना रोकोगे ये बताओ। ये सब तमाशा चल रहा है ऐसे वक्त में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से पहलगाम हमले का बदला लेने की कसम खाई है और जिस तरह भारत की तीनों सेनाएं युद्ध की तैयारी में जुट गई हैं, उससे पाकिस्तान दहशत में। पाकिस्तान को पता है कि जो उसकी हालत है और हैसियत है, वो हफ्ते 10 दिन से ज्यादा भारत के सामने युद्ध में टिक नहीं पाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का नया भारत तो लंबी तैयारी किए बैठा दिख रहा है। पाकिस्तान को भी दिख रहा है कि मोदी सरकार उसके खिलाफ जमीन, हवा, समंदर हर जगह से नाकेबंदी करने में जुटी हुई। क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान से सटी सीमाओं की सुरक्षा पर तैनात इंडियन आर्मी की वज्र कोर वॉर मोड में आ चुकी है। वज्र कोर ने टैंक से टारगेट को तबाह करने के लिए मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी है। दूसरी तरफ इंडियन नेवी में अरब सागर में अपनी मिसाइल पावर का दम दिखाया। पहले आईएनएस सूरत से मिसाइल टेस्ट हुआ, फिर वहां तैनात दूसरे युद्धपोतों से भी एंटीशिप मिसाइल दागी गई। वहीं इंडियन एयरफोर्स राफेल और सुखोई जैसे घातक फाइटर जेट्स के साथ आक्रमण नाम से वॉर एक्सरसाइज में जुटी हुई है, जिसमें पहाड़ी इलाकों में टारगेट पर सटीक निशाना लगाने का अभ्यास किया जा रहा है। साथ ही लंबी दूरी तक जाकर दुश्मन के ठिकानों पर सटीक बमबारी का भी अभ्यास चल रहा है। इस सब के बीच आज पाकिस्तान की टेंशन उस वक्त और ज्यादा बढ़ गई जब भारत और फ्रांस के बीच राफेल एम यानी समंदर में दुश्मन का काल माने जाने वाले राफेल मरीन फाइटर जेट्स की डील पर मुहर लग गई।
इस डील के तहत भारत को फ्रांस से 26 राफेल एम फाइटर जेट मिलने जा रहे हैं, जिनमें 22 फाइटर जेट सिंगल सीटर होंगे, 4 डबल सीटर ट्रेनिंग राफेल एम की भी डिलीवरी होगी। 63,000 करोड़ रुपए में हुई इस डील के तहत जल्दी ही भारत को राफेल एम फाइटर जेट्स की डिलीवरी शुरू भी हो जाएगी। समंदर में पाकिस्तान को घेरने के लिए भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए अब राफेल एम भी आने जा रहा है। यानी राफेल तो था ही, उसका बाप भाई जो कह लीजिए, वो राफेल एम भी आ जाएगा। साथ ही यह भी आपको बताऊंगा आज कि भारत की तैयारियों से पाकिस्तान ही नहीं, अमेरिका और चीन में क्यों और कैसे हड़कंप मच गया है। लेकिन पहले आप भारत की सैन्य तैयारियों की एक झलक देख लीजिए, कैसी तैयारी चल रही है बॉर्डर पर। पाकिस्तान को ठोकने के लिए पहले ही भारतीय वायुसेना के पास राफेल मौजूद है और समंदर में पाकिस्तान को घेरने के लिए राफेल का भी बाप राफेल एम भारत को आने वाले सालों में मिलने जा रहा है। राफेल एम को क्यों दुश्मन का काल माना जाता है, इसके बारे में आगे बताऊंगा। पहले देखिए भारतीय सेना की तैयारियों से पाकिस्तान कैसे कंफ्यूज हो गया है। इस बार पीएम मोदी क्या बड़ा एक्शन करने वाले हैं, क्योंकि जब 2016 में नवाज शरीफ पाकिस्तान के पीएम थे, उस वक्त उरी आतंकी हमला हुआ था, जिसका बदला लेने के लिए भारतीय सेना पाकिस्तान की सीमा में घुसी, सर्जिकल स्ट्राइक किया और वापस आ गई। 19 में इमरान खान पाकिस्तान के पीएम थे, उस वक्त पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था, जिसका बदला लेने के लिए भारत ने एयर स्ट्राइक किया। इस वक्त शहबाज शरीफ पाकिस्तान के पीएम है। ऐसे में पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारत जमीन से हमला करेगा, हवा से हमला करेगा या समंदर के रास्ते आएगा। पाकिस्तान के पीएम बदल गए, लेकिन भारत में तो नरेंद्र मोदी ही हैं, तो उनको पता है कि आएगा तो जरूर भारत। लंदन से पहुंचे नवाज शरीफ ने अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ को समझा दिया है कि मोदी के भारत से मत उलझो और मोदी के गुस्से से बचने के लिए कूटनीतिक समाधान तलाशने की कोशिश करो। ऐसे वक्त में जब भारत पहलगाम हमले का बदला लेने की तैयारियों में जुटा है, इस बीच भारत और फ्रांस के बीच राफेल एम की डील हो गई है, जिससे पाकिस्तान का तनाव और बढ़ा होगा, क्योंकि राफेल एम एक मल्टी रोल फाइटर जेट है जो न्यूक्लियर अटैक की भी ताकत रखता है और समंदर में वॉरशिप से उड़ान भर के पलक झपकते ही दुश्मन के शिप को ध्वस्त कर सकता है। राफेल एम की गिनती दुनिया के सबसे मॉडर्न मरीन फाइटर जेट्स में होती है। यह स्टेल्थ तकनीक से लैस है, जिसकी वजह से दुश्मन के रडार इसके बारे में पता नहीं लगा पाते। राफेल एम सिर्फ 1 मिनट के अंदर 18,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है और करीब 50,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। यह फाइटर जेट उड़ान भरने के बाद 3700 किलोमीटर दूर तक हमला करने की ताकत रखता है और अपने टारगेट पर 2200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भरता है। राफेल एम में शक्तिशाली एंटीशिप मिसाइल लोड की जा सकती है, जो हवा से हवा और हवा से समंदर पर टारगेट को तबाह करने की ताकत रखती है। राफेल एम एक बार में 9 टन तक का हथियार लेकर उड़ सकता है। यह फाइटर जेट में समंदर के नीचे छुपी पनडुब्बियों को खोजकर टारगेट करने वाले स्पेशल रडार से भी लैस है। इसके साथ ही राफेल एम फाइटर जेट में हवा में ही रिफ्यूलिंग की जा सकती है, जिससे इसकी रेंज बढ़ जाती है। यानी हवा में मार सकता है, पानी में मार सकता है, पानी के अंदर पनडुब्बी को भी मार सकता है। इसलिए भारत और फ्रांस के बीच हुई राफेल एम की डील से पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का बुखार बढ़ गया होगा या चढ़ गया होगा, क्योंकि अभी तुरंत नहीं आएगा, लेकिन उनको दिख रहा है ना भाई कि अभी तो ऑलरेडी राफेल है, ये भी आ गया तो आने वाले समय में और क्या ही होगा। फिर पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर का बीपी लो हो गया होगा, क्योंकि इस डील के बाद भारतीय सेना के पास घातक राफेल जेट्स की संख्या आने वाले समय में बढ़कर 62 हो जाएगी और पहले ही भारतीय वायुसेना के बेड़े में मौजूद 36 राफेल फाइटर जेट्स की जो गर्जना है, उससे पाकिस्तान के होश उड़े हुए। जो पहलगाम हमले के बाद शुरू की गई वायु सेना की वॉर एक्सरसाइज आक्रमण में अपना दम दिखा रहे हैं। राफेल एम और राफेल की तुलना करें तो राफेल एम को समंदर में वॉरशिप से उड़ान भरने के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है, जबकि राफेल को जमीन से उड़ान भरकर हमला करने की निगरानी के लिए तैयार किया गया है। राफेल एम के एयर फ्रेम यानी ढांचे में समुद्री परिस्थितियों जैसे नमक और नमी का सामना करने के लिए जरूरी बदलाव किए गए, जबकि राफेल में स्टैंडर्ड एयर फ्रेम का इस्तेमाल होता है। राफेल एम के विंग्स को वॉरशिप पर आसान लैंडिंग के लिए फोल्डेबल बनाया गया है, जबकि राफेल के विंग्स नॉन फोल्डेबल होते हैं। वॉरशिप में लैंडिंग के दौरान रनवे छोटा होता है, इसलिए लैंडिंग के दौरान राफेल एम की रफ्तार को कम करने के लिए
इसमें टेल हुक मौजूद है, जबकि भारतीय वायुसेना के पास पहले से मौजूद राफेल में टेल हुक नहीं है। राफेल एम में पानी के नीचे छुपे टारगेट का पता लगाने के लिए एडवांस्ड AESA यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार से इसे लैस किया गया, जबकि राफेल अपनी पीढ़ी में इस्तेमाल होने वाले स्टैंडर्ड रडार सिस्टम से लैस है। भारत और फ्रांस के बीच राफेल एम की डील से पाकिस्तान को तकलीफ होनी तय है और इसकी वजह समझना जरूरी है। दरअसल पाकिस्तान पूरे साल अपने सेना पर जितना खर्च करता है उतना खर्च तो भारत ने अकेले राफेल एम की डील में कर दिया है। अगर आप देखेंगे कि पाकिस्तान जैसा भिखारी देश जो है, पाक का जो डिफेंस बजट है वो कितना है? पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है वो करीब है 64,000 करोड़ रुपए, 64,000 CR। और राफेल एम की जो डील भारत ने की है, राफेल एम की जो डील है वो है 63,000 करोड़ रुपए। यानी भारत जितने के जहाज खरीद रहा है लगभग उतना ही पैसा पाकिस्तान पूरी फौज पे खर्च करता है। ये लड़ेंगे हमसे। भारत को राफेल एम मिलने से पाकिस्तान की टेंशन इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि इसकी टक्कर देने के लिए पाकिस्तान के पास ना तो कोई फाइटर जेट है, ना ही भारत की बराबरी करने के लिए पाकिस्तान ऐसा कोई फाइटर जेट खरीद सकता। पैसा होगा तब ना कर देगा, क्योंकि राफेल एम फाइटर जेट का इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान को एयरक्राफ्ट कैरियर की भी जरूरत होगी। तो भाई तेरे उसके पास तो जहाज ही नहीं है जिससे वो प्लेन उड़ाए, तो प्लेन खरीद के भी उड़ाएगा कहां से? इंडियन नेवी के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य मौजूद है। भारतीय नौसेना पहले INS विक्रांत को अरब सागर में तैनात कर चुकी है। अरब सागर में INS विक्रांत की तैनाती की वजह से पहले ही पाकिस्तान की टेंशन आई है, क्योंकि युद्ध छिड़ने पर INS विक्रांत कुछ ही मिनटों में पूरे पाकिस्तान के कराची पोर्ट और ग्वादर पोर्ट समेत पूरे पाकिस्तान को तबाह कर सकता है। और राफेल एम की डील के बाद तो INS विक्रांत पाकिस्तान के लिए आने वाले समय में और घातक हो जाएगा, क्योंकि INS विक्रांत पर राफेल एम जैसे 40 फाइटर जेट्स तैनात हो सकते हैं। इसके साथ ही INS विक्रांत पर लंबी दूरी तक मार करने वाली 64 बराक मिसाइल भी तैनात की गई। INS विक्रांत की मदद से कम दूरी तक मार करने वाली सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल को वर्टिकल लॉन्च भी किया जा सकता है। पाकिस्तान यह समझ चुका है कि राफेल एम की डिलीवरी के बाद उसके लिए समंदर में भारत के सामने टिकना मुश्किल ही नहीं, करीब करीब नामुमकिन होगा, क्योंकि राफेल के आगे पाकिस्तान का F-16 सिर्फ कबाड़ भर है। पाकिस्तान का जो F-16 है, जिसका बड़ा दम बढ़ता है, मेरे पास तो F-16 है, वो लड़ाकू विमान 84 किलोमीटर के दायरे में 20 टारगेट पर निशाना साध सकता है, जबकि हमारा राफेल मरीन 100 किलोमीटर के दायरे में एक बार में 40 टारगेट ध्वस्त कर देगा। F-16 मिसाइलों की रेंज ज्यादा से ज्यादा 100 किलोमीटर है, राफेल मरीन की मिसाइलों की रेंज 3700 किलोमीटर है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कहां 100 किलोमीटर, कहां 3700 किलोमीटर। पाकिस्तान का F-16 फाइटर जेट 15,235 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। राफेल एम 50,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। यानी जो F-16 है वो अभी हमारे पास जो राफेल है उससे ही टक्कर नहीं ले पा रहा। राफेल एम आएगा तो सोचिए क्या होगा। मोदी सरकार जिस तरह पहलगाम हमले का बदला लेने की तैयारी कर रही है, जिस तरह भारतीय सेना खुद को बड़े युद्ध के लिए तैयार कर रही है, उसे देखते हुए पाकिस्तान ही नहीं अमेरिका भी मान चुका है कि पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए पीएम मोदी पाकिस्तान पर हमला करने वाले हैं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने 4 डिप्लोमेट से हुई बातचीत के हवाले से दावा किया है कि 22 अप्रैल को कश्मीर में हुए भयानक और बर्बर आतंकी हमले के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के दर्जन भर नेताओं से फोन पर बात कर चुके हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक दिल्ली में 100 दूतावासों के डिप्लोमेट्स को भारत के विदेश मंत्रालय ने ब्रीफिंग के लिए बुलाया था। आगे रिपोर्ट में दावा है कि पीएम मोदी ने ग्लोबल लीडर्स को मदद मांगने के लिए टेलीफोन नहीं किया था, बल्कि यह बताने के लिए फोन किया था कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत बड़ा एक्शन लेने जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान पर पहलगाम में आतंकी हमला करने का आरोप लगाया है। आगे रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारतीय विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग में मौजूद डिप्लोमेट्स ने कहा है कि भारत अपने पड़ोसी और कट्टर दुश्मन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए केस तैयार कर रहा है। यानी नरेंद्र मोदी ने जमीन तैयार कर दी है, डिप्लोमेटिक लेवल पर भी और मिलिट्री लेवल पर भी। भारत के एक्शन के डर से पाकिस्तान वाकई खौफ में, आनन फानन में पाकिस्तानी आर्मी को LOC की तरफ भेजा जा रहा है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही। पाकिस्तान की सड़कों में टैंक गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह भारतीय वायुसेना ने राफेल और सुखोई जैसे फाइटर जेट्स के साथ वॉर एक्सरसाइज शुरू की है, पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान के स्कुर्द एयरबेस को एक्टिवेट कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि इस एयरबेस से पाकिस्तानी वायुसेना के फाइटर जेट उड़ान भरते नजर आए। स्कुर्द एयरबेस को पाकिस्तान अपने लिए रणनीतिक तौर पर बहुत अहम मानता है,
क्योंकि इस एयरबेस से श्रीनगर और लेह की दूरी 200 किलोमीटर से भी कम है। लेकिन पाकिस्तान को यह भी याद रखना होगा कि उसका यह एयरबेस राफेल की रेंज में बिना पाकिस्तान की सीमा में घुसे घातक ब्रह्मोस मिसाइल से पूरा का पूरा एयरबेस तबाह हो सकता है। तो यह तो हालत है। लेकिन एक सवाल बहुतों के मन में कि क्या न्यूक्लियर वॉर भी हो सकती है? क्या पाकिस्तान जैसा सनकी देश परमाणु बम तो इस्तेमाल नहीं करेगा? पुरानी फिल्मों में अक्सर एक डायलॉग आता था कि गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। पाकिस्तान का हाल इस वक्त यही है। उसके पास खाने को दाना नहीं, हाथ में कटोरा है। भारत चारों तरफ से घेर के बैठ गया। पाकिस्तान खुद कह रहा है कि भारत किसी भी वक्त हमला कर देगा, फिर भी पाकिस्तान एटम बम की धमकी दे रहा है। पाकिस्तान के एक मंत्री ने कहा है कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो हम न्यूक्लियर मिसाइल से भारत पर हमला करेंगे। यह न्यूक्लियर धमकी पहले तो चल जाती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी के दौर में नए भारत में जो घर में घुसकर मारता है, एटम बम की धमकियां नहीं चलती। इसलिए जब पाकिस्तान वाले एटम बम की धमकी देते हैं तो यह याद दिलाना जरूरी हो जाता है कि 2016 में इंडियन आर्मी ने पीओके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। तब भी तो तुम्हारे पास कहने को एटम बम था, परमाणु बम था, कहां गया? 2019 में इंडियन एयरफोर्स ने जब बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी, तब भी इनके पास एटम बम था। किसी तिजोरी में रख के छुपा दिए थे क्या? लेकिन आखिर ऐसा क्या है कि जो पाकिस्तान आटे के लिए लाइन में खड़ा है, पूरी दुनिया से कटोरा लेके पैसे और भीख मांग रहा है, वो कंगाल पाकिस्तान भारत पर न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ने की धमकी दे रहा है? इस धमकी की असली वजह आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान की परमाणु बम वाली जो धमकी है वो किस तरह का माहौल बना रही है, जरा उसको देखिए। जंग के लिए तैयार हो जाए। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए। ये बार बार पाकिस्तान ये कहता है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे पास है, एटॉमिक बॉम्ब है। याद रखिए, कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठने वाला है। तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? ये सोचना भी ना कि आप पाकिस्तान की हदूद को क्रॉस करोगे। हम घर में घुस के मारेंगे। हिंदुस्तान में इतनी लकड़ी नहीं होगी जितनी इसमें लाशें होंगी। चुन चुन करके हिसाब लेना, ये मेरी फितरत है। पाकिस्तान अपनी मिसाइलें दिखा रहा है, एटम बॉम्ब की बातें कर रहा है, लेकिन अगर भारत ने युद्ध शुरू कर दिया तो पाकिस्तान क्या करेगा, बचेगा कैसे? यह बात पाकिस्तान भी जानता है कि भारत के जवाबी हमले को रोकने की ताकत पाकिस्तान के पास न तो कभी थी न अभी है। इसलिए पाकिस्तान की शहबाज सरकार के मंत्री न्यूक्लियर अटैक की धमकियां दे रहे हैं। पाकिस्तान के रेल मंत्री हनीफ अब्बासी का बयान सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे पाकिस्तान एटम बम दिखाकर खुद को बचाने का जो ब्लफ खेलता रहा है वो नरेंद्र मोदी के सामने नहीं टिकने वाला। कह दिया ना कि अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए, और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं। आप इनका रुख आपकी तरफ है और किसी की तरफ नहीं है। तो इसलिए ये सोचना भी ना कि आप पाकिस्तान की हदूद को क्रॉस करोगे। अगर सोचोगे भी तो उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा किसी सूरत। ये पाकिस्तान के रेल मंत्री, इनको पता है कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान की रेल बनाने वाले हैं, इसलिए इस तरह की धमकी दे रहे हैं। इनको डर लग रहा है। आदमी नहीं होता डराया मार दूंगा वाले से। अरे क्यों नहीं इतने दिन से इस्तेमाल किए? पाकिस्तान के एटम बम का तो पता नहीं, लेकिन अगर भारत अपनी पर आ गया तो पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देगा। यह पाकिस्तान का हर बार का नाटक हो गया कि जब भी भारत से पिटने का नंबर आता है तो अपने एटम बम की बात करने लगता है। पाकिस्तान की न्यूक्लियर हमले की धमकी की पहली वजह तो यह है कि पाकिस्तान आज तक भारत से एक भी युद्ध जीत नहीं पाया, तो सोचता है धमका के काम कर लें, युद्ध ही ना हो। पारंपरिक युद्ध में भारत के मुकाबले पाकिस्तान बहुत कमजोर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के मुताबिक भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है, जबकि पाकिस्तान 12वें नंबर पर है। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के अलावा हथियारों की ताकत में पाकिस्तान भारत से बहुत पीछे।
पाकिस्तान जानता है कि युद्ध के मैदान में भारत से हार पक्की है, इसलिए डर का माहौल बनाने के लिए न्यूक्लियर हमले की धमकी देनी पड़ती है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक न्यूक्लियर धमकी से पाकिस्तान अमेरिका और दूसरे देशों का ध्यान अपनी तरफ खींचता है ताकि भारत को एक्शन लेने से रोका जा सके। अमेरिका की कई एजेंसी भी इस बात को कह चुकी हैं कि पाकिस्तान में भीषण गरीबी का माहौल है, इसका प्रेशर पाकिस्तान की सरकार और सेना पर है। इसलिए पाकिस्तान के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बार बार परमाणु हमले की धमकी देनी पड़ती है कि कम से कम दुनिया को लगे कि अरे बाप रे, कहीं ये परमाणु युद्ध ना हो जाए तो वो बीच में आए, दखल दे। जब जब पाकिस्तान को इस बात का डर लगता है कि भारत पाकिस्तान से भयानक तरीके से बदला लेकर रहेगा, वैसे ही पाकिस्तान परमाणु धमकी की शुरुआत कर देता है। 1999 में करगिल से लेकर पहलगाम के आतंकी हमले के बाद हर बार पाकिस्तान इसी तरह की न्यूक्लियर धमकी देता है। आप देखिए कि पिछली बार जब इंडियन एयरफोर्स ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी, उस समय भी पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने परमाणु हमले वाली धमकी का राग अलापा था। पहले उनको सुनिए, इसके बाद पाकिस्तान की परमाणु पावर वाली असली औकात भी बताऊं। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। पाकिस्तान कोई और दूसरा रास्ता नहीं होगा रिटेलिएट करने के बगैर, जवाब देने के बगैर। और उसके बाद बात किधर जाती है? हम सब जानते हैं कि जंग शुरू करना आसान है, शुरू करना तो जंग इंसान के हाथ में होती है, लेकिन जंग खत्म करना इंसान के हाथ में नहीं होती। ये किधर जाएगी बात अल्लाह बेहतर जानता है। ये भाई साहब धमकाते धमकाते आज की डेट में जेल में बैठे। परमाणु बम तो इन्होंने भी नहीं चलाया, हर बार यही धमकी। लेकिन पाकिस्तान के न्यूक्लियर अटैक वाले ब्लफ को नरेंद्र मोदी एक्सपोज कर चुके हैं। पहले सर्जिकल स्ट्राइक, फिर एयर स्ट्राइक, दो बड़े सबूत हैं कि भारत ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा और पाकिस्तान के एटम बम धरे के धरे रहे। आज फिर से जब पाकिस्तान एटम बम की धमकी दे रहा है, तो आपको पीएम मोदी के एटम बम पर पुराने बयान को सुनना चाहिए जो उन्होंने 2019 में एयर स्ट्राइक के वक्त दिया था। भारत ने पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया। ये ठीक किया ना मैंने? वरना आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर, यही कहते थे। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? यानी नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा चुके हैं कि तुम्हारे पास जो है उससे ज्यादा हमारे पास है भाई, और हमारे यहां तो दिवाली मनाने का रिवाज भी है, फोड़ देंगे तुम्हारे यहां तो फिर। लेकिन पाकिस्तान जिन परमाणु हथियारों पर फुदकता आ रहा है, आज आपको उनकी असलियत के बारे में जानना चाहिए। 2023 में भारत के पास 164 परमाणु हथियार थे, जबकि पाकिस्तान के पास 170। इसके अगले साल भारत ने अपनी परमाणु शक्ति बढ़ाई और 2024 में यह हथियार बढ़कर 172 हो गए और पाकिस्तान 170 हथियारों पर ही रहा। 2025 में भारत के पास अब तक 180 परमाणु हथियार हैं, जबकि पाकिस्तान के पास वही 170 हथियार हैं। इन हथियारों की संख्या देखकर आपको लग रहा होगा कि न्यूक्लियर पावर में पाकिस्तान की ताकत भारत के आसपास ही है, लेकिन अब इन हथियारों की ताकत देखिए। भारत के पास न्यूट्रॉन, फिजन और थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब है जो 1.5 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर के एरिया को पूरी तरह बर्बाद कर सकते हैं, जबकि पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर हथियार है वो 0.8 किलोमीटर से लेकर 7 किलोमीटर के एरिया पर असर डाल सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के पास भारत की तुलना में एंटी मिसाइल सिस्टम नहीं है, इसलिए पाकिस्तान भारत की तरफ से भेजी गई न्यूक्लियर मिसाइल को डिटेक्ट करने में कमजोर साबित होगा। भारत की तरफ से पाकिस्तान पर जो परमाणु हमला होगा, अगर हुआ तो वो अचूक और ज्यादा असरदार होगा। अगर न्यूक्लियर हमले की नौबत आई तो पाकिस्तान अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगा, क्योंकि एटमी हमला तो भारत को कितना भी नुकसान हो जाए वो कहीं ना कहीं से बच जाएगा और फिर से खड़ा हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान का तो नामो निशान नक्शे से मिट जाएगा। यह भी आपको याद दिला दूं कि दरअसल जब तक पाकिस्तान न्यूक्लियर हमले के बारे में सोचना शुरू करेगा, तब तक भारत पाकिस्तान के शहरों को बर्बाद कर चुका। भारत एक न्यूक्लियर ट्रायड देश है, यानी भारत के पास जमीन, हवा और पानी से न्यूक्लियर हमला करने की ताकत है, जबकि पाकिस्तान न्यूक्लियर ट्रायड देश नहीं है। भारत के पास MIRV तकनीक यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल्स वाली अग्नि मिसाइल है, जो 300 किलोमीटर से लेकर 5000 किलोमीटर तक न्यूक्लियर हमला कर सकती है। इसके अलावा भारत के पास राफेल का नया वर्जन आ गया है, जिसमें न्यूक्लियर मिसाइल से सटीक हमला किया जा सकता है, जबकि पाकिस्तान के पुराने खटारा F-16 फाइटर प्लेन में न्यूक्लियर मिसाइल लोड करने की सुविधा ही नहीं है।
इसके अलावा भारत के पास आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात जैसी न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं जो समंदर की गहराई से करीब 3500 किलोमीटर की दूरी तक न्यूक्लियर अटैक कर सकती है। पाकिस्तान के पास अब तक कोई न्यूक्लियर सबमरीन है ही नहीं। अब आप खुद सोचिए कि अगर पाकिस्तान ने न्यूक्लियर हमले की सोची भी तो भाई उसको भारत 3 तरफ से मारेगा। 3 तरफ से कैसे कर देगा न्यूक्लियर हमला भाई? इसलिए वो ब्लफ करता है, क्योंकि हमारे यहां भी कुछ लोग हैं घबराते हैं, अरे पाकिस्तान कहीं न्यूक्लियर अटैक कर दिया तो ऐसे कैसे कर देगा? बच्चे का खेल है। भारत की परमाणु शक्ति और पीएम मोदी की मजबूत इच्छा शक्ति के बारे में आज भारत के विपक्ष के नेता भी खुलकर बोल रहे हैं। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें वो पाकिस्तान को न्यूक्लियर हमले की धमकी दे रहे हैं। सुनिए ओवैसी का बयान। ये बार बार पाकिस्तान ये कहता है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे पास है, एटॉमिक बॉम्ब है। याद रखिए, अगर आप किसी मुल्क के अंदर जाकर मासूम लोगों को मारेंगे तो कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठने वाला है, चाहे हुकूमत किसी की भी हो। मगर इस तरह से आकर हमारी भारत की सरजमीन पर हमला करना और मजहब पूछकर किसी को गोली मारना, तुम कौन से दीन की बात कर रहे हो? तुम तो खवारिज से बदतर हो, तुम तो आईसिस के जानशीन हो जो हरकत किए हैं। ओवैसी पूरे मूड में है बॉस। पाकिस्तान को पानी पी पी के जो है समझा रहे हैं कि औकात में रहो। पूरी दुनिया जानती कि भारत एक शांति प्रिय देश है। भारत ने कभी भी पाकिस्तान को न्यूक्लियर हमले की पहले धमकी नहीं दी, लेकिन पूरी दुनिया यह भी जानती है कि ये पीएम मोदी के दौर का भारत है जो किसी के प्रेशर में नहीं आता। इसलिए भारत परमाणु हमले को लेकर नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी बदलने की कोशिश कर रहा है। दरअसल नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के तहत भारत पहले न्यूक्लियर हमला नहीं करेगा, लेकिन 2019 में मोदी सरकार ने इसमें बदलाव को लेकर इच्छा जाहिर की थी। भारतीय सेना के कई अधिकारी भी इस बात को जाहिर कर चुके हैं कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को बदलकर जरूरत के हिसाब से पहले इस्तेमाल करना चाहिए ताकि दुश्मन पर प्रेशर बनाया जा सके। कई डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को छोड़ने से भारत का दबदबा बढ़ सकता है। इस समय न्यूक्लियर हमले से जुड़े फैसले लेने का अधिकार नेशनल कमांड अथॉरिटी के पास है। इसमें 2 परिषद है। पहली राजनीतिक परिषद जिसके अध्यक्ष पीएम मोदी हैं, जबकि दूसरी कार्यकारी परिषद है जिसके अध्यक्ष एनएसए अजीत डोभाल हैं। पाकिस्तान में भी न्यूक्लियर हमले का फाइनल डिसीजन पीएम शहबाज शरीफ के पास है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी चीफ के सामने उनकी एक नहीं चलती। इसलिए डिसीजन असीम मुनीर के हाथ में माना जाता है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर बम चलाएगा या नहीं चलाएगा। लेकिन जो परिस्थितियां हैं, जो इतिहास है, सब देखकर यही लगता है कि पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो न्यूक्लियर बम चला दे।